इन ए मार्केट लाइक इंडिया जहाँ पे इकोनॉमी स्काई लिमिट तक जा रही है और ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे कौन सा टू व्हीलर लेना चाहिए ये डिसाइड करना कभी कभी एक मेंटल टोल बन जाती है। जहाँ ऑलरेडी बिग जायंट कंपनीज हर दूसरे दिन एक नया मॉडल लॉन्च कर रही है विथ फुल अपडेटेड फीचर्स और हर एड प्रॉमिस करता है बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, वहाँ एक राइडर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा की सबसे चहीते स्कूटर यामाहा रे ZR के बारे में, जो मैं भी पिछले 5 सालों से चला रहा हूँ और लगभग 20,000 किलोमीटर के ऊपर चला चुका हूँ। तो वीडियो में ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद मोटो व्लॉगिंग करने निकला हूँ, लेकिन वैसे इतना गर्मी पड़ रहा है ना कोलकाता में कि मैंने सोचा कि यार थोड़ा दिन रेस्ट ले लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। तो जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा है कि मैं आज मेरे स्कूटर के बारे में बात करने वाला हूँ, मेरे ये यामाहा रे ZR के बारे में। और क्योंकि मैं ये लास्ट 5 ईयर से चला रहा हूँ एंड 5 ईयर्स मतलब 2020 को मैंने ये खरीदा था एंड 2020 के बाद से मैं यही स्कूटर चला रहा हूँ एज माई प्राइमरी व्हीकल। ये मेरा पहला स्कूटर है, मेरा पहला टू व्हीलर है। इसके पहले मैंने कभी भी दूसरा कोई बाइक या फिर कोई भी स्कूटर नहीं चलाया था। मैंने इससे ही सीखी है, इससे ही मतलब मैंने अपना टू व्हीलर का जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, काफी जगह जा भी चुका हूँ, लेकिन मतलब राइड पे नहीं जा चुका हूँ, लेकिन मैं डेली कम्यूट करते करते ही 20,000 किलोमीटर हो गया है। और 5 साल 2020 के वक्त मैंने ये खरीदा था। इस वीडियो में मैं इस स्कूटर के बारे में जो भी रिव्यू दूंगा उसका 2 सेगमेंट होंगे। एक होगा प्रोज, जो कि इसकी अच्छाई क्या है, इसकी प्लस पॉइंट्स क्या है, ये मैं बताऊंगा। एंड दूसरा होगा कौन यानी कि इसकी बुराई क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो जब मैं ये स्कूटर खरीदने गया था तो मेरे पास कोई दिमाग में नहीं था कि मैं कौन सा स्कूटर खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। तो मैंने ऐसे ही ना कुछ टैली किया कि इसका मतलब मार्केट में कौन सा स्कूटर अच्छा है, और फिर मैंने सोचा कि जाके जो भी स्कूटर पसंद आएगा वही उठा लूंगा, मेरा जो भी बजट सेगमेंट में आता है। तो जब भी मैं शोरूम पे गया था तो वहाँ पे मुझे ये स्कूटर ठीक शोरूम पे खड़ा हुआ मिला एज ए मॉडल। तो मुझे एक झलक में ना इसका डिजाइन बहुत पसंद आ गया। ये स्कूटर आप देख सकते हो कि कहीं से भी ना इसको आप एक नॉर्मल कम्यूटर नहीं देख सकते। ये बहुत मस्कुलर है, इसका जो साइड पैनल्स है वो कहीं से भी ना एक कम्यूटर स्कूटर नहीं लगता। ये ज्यादातर थोड़ा सा मतलब मैक्सी स्कूटर जैसा लगता है, जैसे कि यामाहा का ही और एक सेगमेंट है मैक्सी स्कूटर का जो कि एरोक्स है, उसके जैसा ही दिखने में लगता है। सामने से अगर आप थोड़े से बल्की हो, आपका जो बॉडी पोर्शन है, जो बॉडी साइज है थोड़ा सा ह्यूज है, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए ये स्कूटर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका जो है ना मतलब अपना जो पर्सनैलिटी है उसको कम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा है, इसका मस्कुलर बॉडी बिल्ड है और ये लगभग एक डिजाइनेबल स्कूटर है। आपको सामने से लगेगा कि एक बाइक जा रहा है, लेकिन ये एक स्कूटर है। इसकी जो माइलेज है, हालांकि इस सेगमेंट में ऐसे बहुत सारे स्कूटर्स हैं जिसके माइलेज बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एक्टिवा हो गया, माइस्ट्रो हो गया, उसके भी माइलेज अच्छे हैं, लेकिन इसका लुक्स के साथ इसका माइलेज भी बहुत बढ़िया है। इंटॉर्क और इसको साथ ही साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसका पावर और इंटॉर्क का पावर 19-20 का फर्क है। ठीक है, इंटॉर्क में थोड़ा ज्यादा पावर है, लेकिन इसमें थोड़ा कम होने से माइलेज बहुत ज्यादा अच्छा देता है। इस स्कूटर में 55 से 60 का भी माइलेज निकाला है एक टाइम पे। अभी हालांकि इस स्कूटर का माइलेज बहुत कम हो गया है, अभी लगभग पुराना हो गया, पता नहीं क्या लास्ट सर्विसिंग के बाद से थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप किया है, अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन पहले इस स्कूटर का 45 से 50 माइलेज लगभग पहला 3-4 साल मुझे मिला था, लेकिन पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, इसके लिए शायद थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप किया है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यार कोई इशू हुआ होगा। एज ए राइडर इसका जो स्कूटर का जो सीटिंग कंफर्ट है ये काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैंने इस स्कूटर को लेके 50 से 60 किलोमीटर भी राइड किया है, एकदम खींचा, मैं कहीं रुका भी नहीं था, एकदम डायरेक्ट मैंने 60 किलोमीटर राइड किया है। मुझे एक बार भी विदाउट एनी एक्सटेंशन ऑन द सीट मुझे इसमें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। हालांकि मैं बाइक्स पे भी बैठा हूँ, ओवर 50 किलोमीटर डायरेक्ट मैंने राइड किया है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, लेकिन इस स्कूटर में ये डिस्कम्फर्ट था ही नहीं। इसका सीट जो है इतना चौड़ा है कि आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब बैठ के मजा आ जाएगा, इतना सॉफ्ट है, इतना स्मूथ है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, अगर आपके पास बाइक नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कॉलेज में भी जाना है और थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉन्ग राइड्स पे भी जाना है, तो आप ये स्कूटर को ले सकते हो, क्योंकि इसके जो पिलियन कंफर्ट है और सीटिंग कंफर्ट है, पिलियन का सीटिंग कंफर्ट और राइडर का सीटिंग कंफर्ट
दोनों बहुत ही बढ़िया है। लगभग 5 साल हो चुके हैं क्योंकि मैंने ये स्कूटर चला है। इसके मेंटेनेंस बहुत ही लो कॉस्ट है। मैंने आज तक जितना बार भी मैं सर्विस सेंटर गया हूँ, पार्ट्स चेंज करवाया हूँ, सबसे ज्यादा खर्चा मुझे इसमें जब पूरा एकदम मतलब मेरा क्या बताऊँ, इसका जो छोटे छोटे जो पार्ट्स मुझे चेंज करने पड़े, एयर फिल्टर से लेके जो ब्रेक पैड ये सब है, मुझे ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा। इसके पार्ट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है, थर्ड पार्टी पार्ट्स भी मिलते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं बोलूँगा कि आप ओरिजिनल पार्ट्स लगवाओ। इसका पार्ट्स का जो प्राइसेस है वो बहुत ही मिनिमल है। स्पेशली अगर आप इसके क्रैश गार्ड को लगाते हो, ये लगभग आपको 2500 के मिल जाएंगे। इतने अच्छे क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। इसको चार चांद लगा देता है। अब बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर के बारे में, जो कि इसके ऑल इन वन इग्निशन की है, जिससे आप स्कूटर ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, और साथ ही साथ ऊंची की के साथ, उसी की इग्निशन की के साथ आप इसके जो सीट है, सीट को भी खोल सकते हो। एक ही चाबी से सब कुछ हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको बार बार उतर के उसमें चाबी नहीं लगाना है, इसमें चाबी नहीं लगाना है। एक ही चाबी से सारा काम हो जाता है, और इससे ज्यादा कंफर्ट क्या ही हो सकता है ना। ये है ऑटो ऑफ एंड ऑटो ऑन स्विच। पकड़ लीजिए, आप स्कूटर से कहीं जा रहे हैं एंड आपको सिटी के थ्रू जाना है, और सिटी में काफी सारे सिग्नल्स आते हैं, तो आपको बार बार इस स्कूटर को बार बार बंद करने का कोई जरूरत नहीं है एंड फिर ऑन करने का कोई जरूरत नहीं है, जिससे फ्यूल बहुत बचता है। क्योंकि ये स्विच अपने आप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, इंजन कट ऑफ स्विच, एंड फिर से जब आप इसके एक्सेलेरेटर को घुमाओगे तो ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये फायदा होता है कि कहीं बार बार फंस रहे हो तो आपको बार बार इंजन को ऑफ करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप इंजन ऑफ हो जाएगा, और जब अभी स्टार्ट करना है तो अपने आप वो स्टार्ट भी हो जाता है। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। ये 125 सीसी का इंजन है, और यहाँ पे आप 8.2 HP का हॉर्स पावर आपको मिल जाता है विद 6500 RPM, और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो 55 RPM पे है। तो इस इंजन में आपको माइलेज भी सही मिलता है, और इसका इंजन बहुत, क्योंकि ये यामाहा का इंजन है तो ये काफ़ी रिफाइंड है। अभी भी 5 साल तक मैं ये चला रहा हूँ। इस इंजन में ना कोई आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा, ना कुछ। अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो वो तो कोई भी इंजन अच्छा रहता है, लेकिन ये पूरा नए की तरह चलता है। जैसे मैंने एज न्यू इसको खरीदा था वैसा ही है, और ये एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार आपको एक अच्छा रिलायबल इंजन चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप लड़की या फिर लड़का रेस्पेक्टिवली कोई भी जेंडर का हो, दिस स्कूटी विल सूट ऑन यू नो मैटर व्हाट। क्योंकि इसका डिजाइन और इसका जो इंजन का पावर है, ये एक सिटी राइड के लिए और एक यंगस्टर, स्पेशली एक कॉलेज गोअर के लिए एकदम आइडियल है। अब बात करते हैं स्कूटी के वेट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी स्कूटी जो है ये ऐसे टाइप के इलाके में चला रहा हूँ, जो कि मेनली एक सिटी एरिया है, और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि इसका वेट अराउंड 99.9 या फिर 100 kg के अराउंड है। तो अगर आप सिटी में ट्रैफिक में मैन्यूवर करना चाहते हो देन इट्स वेरी इजी, मतलब तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत हल्का हो जाता है। मतलब अराउंड दूसरे जैसे कि बाइक्स एंड स्कूटी होते हैं वो 110 120 के अराउंड हो जाता है। इट इज़ वेरी लाइट। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि आप जब भी कोई भी जगह सिटी पे चला रहे हो या फिर कोई भी जगह में, मैं जैसे कि एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया में रहता हूँ, जहाँ पे हमेशा गाड़ी, कहीं भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगा, हर जगह आदमी इंसान सब रहता है। तो इसके लिए ये स्कूटी जो है ना, ये सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको एक लाइट वेट मिल जाता है। आप इसमें जो है ट्रैफिक में आराम से मैन्यूवर कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार बहुत भारी गाड़ी चला रहा हूँ यार। इट इज़ वेरी लाइट, तो आपको इशू नहीं होगा। स्कूटी का सीट हाइट जो है वो अराउंड 750 mm में है। स्पेशली अगर आप एक फैमिली मैन हो और अगर आपके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, औरत है, तो हमेशा ना अगर आप 2 व्हीलर चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पिलियन को सीट पे चढ़ने में बहुत तकलीफ होता है, जिनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, और बच्चे जो है वो हाइट पे नहीं पहुंच सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। तो अगर आपका हाइट अराउंड 5.5 है या फिर 5.4 है, तो ये स्कूटी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है ना, ये 750 mm का सीट हाइट है। स्पेशली एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटी है। अब आते हैं इसके प्राइस सेगमेंट में। लगभग मैं ये स्कूटी जब मैंने लिया था तब
मैंने ये स्कूटी जो है अराउंड 75,000 में लिया था। तभी भी ये स्कूटी दूसरे स्कूटर के कंपटीशन में बहुत कम में आ रहा था, स्पेशली इतने सारे जो फीचर्स है इसको ऑफर कर रहा था तब के समय में। अभी हालांकि ये स्कूटी का नया वर्जन भी आ चुका है, जैसे कि हाइब्रिड वर्जन है, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। हालांकि जो प्राइस अभी भी जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसका जो लुक्स है ना भाई, अभी एक नया वर्जन आया है इसका जो कि एक जेड ब्लैक कलर का आता है। वाओ, द वर्जन इज रियली गुड। इतना अच्छा वर्जन, इतना अच्छा स्टाइल डिजाइन बनाया हुआ है, इतना अच्छा कलरिंग किया हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया यार। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये एक कम्यूटर स्कूटी है, ज्यादातर टाइम लगता है कि ये एक मैक्सी स्कूटी है। ठीक है, तो ये जो स्कूटी है ना, इसको मैंने जब 75,000 का खरीदा था, हालांकि इसमें ब्लूटूथ नहीं आता था एंड दूसरे जैसे TVS एंटॉक में आता है दूसरे टाइप के कनेक्टर्स एंड ऑल अलग अलग मोड्स, ये सब नहीं आता था। ये सिंपल रॉ राइडिंग के लिए था, आप कम्यूट कर रहे हो बस, इसमें कोई मोड वोड स्पोर्ट मोड ये सब मोड नहीं आता था। लेकिन इसका जो प्राइस था ये एंटॉर्क या फिर दूसरे स्कूटर से लगभग 5 to 6,000 कम था। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका प्राइस, जो आपको मतलब एक इजी ऑप्शन बना देता है कि आप इसको ले सकते हैं। अब आते हैं स्कूटी के बहुत सारे अच्छाई कर दिया मैंने, बहुत सारा पॉइंट अच्छा बता दिया स्कूटी का, लेकिन 5 साल से चला रहा हूँ और जैसे कि हर चीज का एक अच्छा ही होता है, एक साइड बुरा भी होता है, तो इसका बुराई बहुत सारा भी है। बहुत सारे चीज है जो इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। पहला कौन इसका है ग्राउंड क्लियरेंस। कंपनी इसको पता है यार कि हम लोग का जो रोड है, इंडियन रोड्स है, जो भी इंडियन रोड्स है वो बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, हजारों बम्पर्स रहते हैं। तो आई गेस इन लोगों को वैसे करके ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए या फिर डिजाइन करना चाहिए कि थोड़ा सा जमीन से उठ के ये चले। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बहुत कम है यार। लाइक अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस का बात करोगे तो अगर छोटा मोटा ऊंचा सा बम्पर आ जाता है, ये नीचे फुटबोर्ड के साथ लग जाता है और इससे क्या होता है कि नीचे का जो फुटबोर्ड है वो निकल के बाहर आ जाता है। एक बार नहीं, मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है कि फुटबोर्ड बाहर आ जाता है और बहुत स्लोली चलाना पड़ता है, फिर भी लग जाता है। अगर पिलियन बेटा हो तो और नीचे दब जाता है, तो एकदम घिस के निकलता है नीचे, पता नहीं कितना स्क्रैच हो चुका है। अब आते हैं इसके फिट एंड फिनिश पे। इसका जो फिट एंड फिनिश है ना भाई, एकदम घटिया है। नो मैटर व्हाट आई से कि इसका वेट कम है, पता नहीं इसके वेट के चक्कर में इसको इतना फ्रेजाइल बना दिया है। घटिया यानी कि अगर आप इसे देख रहे हो, ये बगमैन जा रहा है या फिर कोई भी एंटॉर्क स्कूटी जा रहा है या फिर अब माइस्ट्रो ही पकड़ लो, एक्टिवा ही पकड़ लो, इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी, जो फाइबर क्वालिटी है ना, वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन यामाहा का रंग तो अच्छा है, इसका कलर जो है पेंट कलर बहुत क्वालिटी अच्छा है, जो इसको ढक देता है, इसका जो फाइबर क्वालिटी को ढक देता है, इसका पेंट क्वालिटी तो कंपनसेट कर देता है। लेकिन जिसको पता है, जो 5 साल से स्कूटर को चला रहा होगा, कि भाई इसके पहले वाले वर्जन का जो फाइबर क्वालिटी था वो ज्यादा बेटर था। लाइक जैसे कि आप इसके फिट एंड फिनिश को देख रहे हो, इसका जो शीट है, इसका जो क्वालिटी है, इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि मेरे सामने, मैंने एकदम इनिशियली जब मैं चला रहा था, मैं जब इस स्कूटर को खरीदा था, तभी अराउंड 1 to 2 years इसका जो सामने वाला बोर्ड है, सामने वाला जो जगह है, इसका हुक टूट गया। तो ये जब भी चलाता था तो लड़ के चलता था, हिलता था और रैटलिंग साउंड बहुत ज्यादा आता था। साथ ही साथ फुटबोर्ड, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना खराब है, तो जब भी ये फुटबोर्ड के ऊपर ये लगता था, लग के क्या हुआ कि इसका फुटबोर्ड का प्लास्टिक जो है वो निकल के बाहर आ गया, वो सब खुल जाते। तो ये कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग 1 लाख रुपए, अराउंड 1 लाख रुपीज ले रहे हो एक स्कूटर के ऊपर। मैं मानता हूँ कि इसके खर्चे हैं, इसके एड्स है, ये है वो है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा बिल्ड क्वालिटी अगर आप दे देते, चाहे उसमें थोड़ा प्राइस ही ना क्यों बढ़ जाए, क्योंकि आप लोग जो क्वालिटी, जो फीचर्स दे रहे हो, जो राइडिंग के लिए रॉ फीचर्स दे रहे हो, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ा क्वालिटी पे अगर आप लोग फोकस करोगे तो ये एक कस्टमर के लिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। फिट एंड फिनिश पे भी ध्यान दो यार। रैटलिंग होता है, गाड़ी 2-3 साल हो जाते हैं, उसके बाद घर घर आवाज आने लगता है थोड़ा बहुत, फिर आपको वो चेंज करवाना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी देख रहे हो यामाहा के तरफ से, अगर आपके पास वीडियो कैसे भी रिकमेंड हो गया होगा, तो प्लीज लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। अब आते हैं इसके लाइट्स पे। इसका जो हैलोजन लाइट है, आजकल हर एक स्कूटी, जैसे कि एंटॉर्क बोल दीजिए, दूसरे कोई भी एक माइस्ट्रो बोल दीजिए, कोई भी एक स्कूटी पकड़ लीजिए, जुपिटर बोल दीजिए, हर जगह एलईडी लाइट आ चुके हैं। लेकिन पता नहीं ये स्कूटर पे अभी तक एलईडी लाइट नहीं आया है, हर जगह हैलोजन लाइट्स लगा हुआ है। एलईडी लाइट में क्या होता है कि आप जब रास्ते पे, जैसे राइडिंग पे, एक एक्सट्रीम नाइट आउट राइड कर रहे हो, जहाँ पे अंधेरा चाह रहा है, जैसे ऐसे एरिया में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है,
वहाँ पे हेलोजन लाइट काम नहीं आते, सच बताओ तो। मैं चला के देख चुका हूँ, क्योंकि रात को कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे अंधेरे में अगर एक बड़ा पॉट होल्स आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए एलईडी लाइट बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिकेटर्स आप हेलोजन दो ना दो, फ्रंट लाइट एलईडी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक आप लोगों की कमी है। वाओ, ट्रायम्फ। अब आते हैं इसकी इग्निशन की के बारे में, जो कि इसके प्लस पॉइंट भी है और इसका माइनस पॉइंट भी है। क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो इग्निशन की है वो अगर आप थोड़े यूज टू हो जाते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आप हर एक चीज़ स्कूटर का कर सकते हो। जैसे कि आप इसको ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सेम की से आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। तो इसमें जो है इशू नहीं है। लेकिन ये इग्निशन की पहले किसी को भी जो भी ये स्कूटर खरीदता है उसको समझने में लगभग 6 से 7 महीने लग जाता है। इफ़ दे आर लाइक मी, जो बिगिनर्स है, जिसको पावर की के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसको समझ में नहीं आता है कि ये पावर की है क्या चीज़, है ना। तो उन लोगों के लिए इग्निशन की थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो किसी किसी के लिए प्लस पॉइंट भी है और किसी किसी के लिए माइनस पॉइंट भी है। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ स्विच के बारे में, क्योंकि इसमें एक चीज मिसिंग है, जो है कट ऑफ इंजन कट ऑफ स्विच। इस इंजन कट ऑफ स्विच ना होने के कारण जो इग्निशन है उसको बार बार बंद करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे कि सिग्नल पे खड़े हो एंड आपका जो है ये जो ऑटो स्विच है वो अपने आप बंद नहीं होता है, वो अब काम करना बंद कर देता है। इसका सेंसर जो है कभी कभी काम करना बंद कर देता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, बार बार इसके जो है चाबी को ऑफ करो, ऑन करो, ऐसा करना पड़ता है। तो इसका ये जो ऑटो कट ऑफ है इसको देने का फायदा क्या हुआ, ये बताइए मुझे, है ना। सो आई गेस यामाहा को क्या करना चाहिए कि ये ऑटो स्विच को बंद करके, क्योंकि इसका सेंसर का इशू है, बहुत सेंसर का प्रॉब्लम होता है, तो इससे अच्छा है कि आप मैनुअली एक कट ऑफ इंजन स्विच दे दो और ऑटो को हटा दो। ये ज़रूरत नहीं पड़ता है। 80% ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं कोई खड़ा हूँ एंड सेंसर काम ही नहीं कर रहा है और इंजन को मुझे मैनुअली चाबी से बंद करना पड़ रहा है। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इसका सबसे ज़्यादा इशू इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे स्कूटर पे जो मीटर है वो चल नहीं रहा है एंड इसमें इंजन चेक इंजन लाइट भी दिखा रहा है। द रीज़न इज, इस स्कूटर में जब भी मैं देखता हूँ कि जब बारिश का, स्पेशली बारिश का समय आता है और पानी वानी गिरता है, पानी वानी का छीटा वीटा आता है स्कूटर में, तो इसका सेंसर जो है ना ये खराब हो जाता है, या फिर ये सेंसर जो है किसी तरह गंदा हो जाता है या फिर चलता नहीं है। तो सर्विस सेंटर में जाने के बाद इस सेंसर को चेंज किया जाता है, फिर ठीक किया जाता है, तो इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आता है। और इसका जो है ये इंजन चेक, जब भी सेंसर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है तो इंजन चेक लाइट दे देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस बार हुआ है, कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बंद हो गया है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चल ही नहीं रहा। अभी मुझे फिर से जाके सर्विस सेंटर में बैठना पड़ेगा, इसका जो सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ठीक होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका जो अपडेट है ना, ये अपडेट आता है, ठीक है, अभी आपको कभी कभी वो सर्विस सेंटर में जाके आपको अपडेट करवाना पड़ता है, नहीं तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चलेगा ही नहीं। इंजन कट ऑफ स्टैंड है, जो स्टैंड है साइड स्टैंड है, अगर आप उसे उतार देते हो तो ये इसका इंजन कट बंद हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर्स है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप अगर स्टैंड उतार के अगर आप गाड़ी ऑन करते हो, कभी गाड़ी ऑन ही नहीं होगा, आपको स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कूटर या फिर गाड़ी जो भी है वो ऑन होगा। अब आते हैं इसके पावर के ऊपर। तो इसका जो 125 सीसी इंजन है ये थोड़ा सा अंडर पावर है दूसरे कंपैरिजन में, दूसरे स्कूटी के कंपैरिजन में। तो इसका क्या इशू है कि अब जब भी सिटी राइड पे तो आपका सही रहता है, लेकिन जब भी आप ऐसे राइड पे आते हो जो कि ऐसा रोड है जो नेशनल हाईवेज है, आपको थोड़ा सा स्पीड में चलाना पड़ता है, वहाँ पे ये थोड़ा कमी आ जाती है इसमें, क्योंकि इसका पावर तभी आपको लैग फील होगा, क्योंकि इसका जो स्पीड है ना, इसका जो टॉर्क है ये थोड़ा सा कम है दूसरे स्कूटर के तुलना में। तो अगर आप इस रोड पे, ऐसे रोड पे आप चला रहे हो, एंड आई होप विंड ब्लास्ट ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे रोड पे आप चलाओगे तो आपको थोड़ा सा मतलब इश्यूज फील हो सकता है कि मतलब आपको थोड़ा अंडर पावर ये स्कूटर लग सकता है, क्योंकि ये स्पेशली ना इसका पर्पस सिटी राइड के लिए है, ज़्यादातर टूरिंग या फिर मेन रोड पे चलाने के लिए ये स्कूटी है नहीं। तो अगर आप स्कूटी को अगर आप टूरिंग के लिए ले रहे हो, स्पेसिफिकली टूरिंग के लिए ले रहे हो, मल्टीपर्पज़ के लिए नहीं,
तो आई गेस यू शुड अवॉइड दिस स्कूटी। और अगर आप इसे मल्टीपर्पज़ के लिए ले रहे हो, यू कैन टेक द स्कूटी, यू कैन बाई दिस व्हीकल। और अगर आप ये एक सेकेंडरी व्हीकल के हिसाब से ले रहे हो जो घर का काम करेगा, ये सब करेगा, उसके लिए ले रहे हो, तो आई गेस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, क्योंकि ये सस्ता भी है, इसका जो पावर कैपेसिटी है वो मिनिमल है। और इसका प्लस पॉइंट और एक है कि ये थोड़ा सा कम है, तो बिगिनर्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके और एक माइनस पॉइंट पे, जो कि इसका लाइट वेट है, जो कि इसका प्लस पॉइंट भी है और साथ ही साथ ये एक माइनस पॉइंट भी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी जब मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे आपको फुल स्पीड पे गाड़ी भगाना है और विंड ब्लास्ट एकदम इंतार विंड ब्लास्ट है, कि इसका जो लाइट वेट होने के कारण ना, जब भी ये इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है स्कूटर में, तो प्रॉब्लम होता है कि ये विंड ब्लास्ट की वजह से इसका जो गाड़ी का जो हैंडल है ना, ये बबल करना लगता है। अब आते हैं इसके सर्विसिंग के बारे में। यामाहा का सर्विसिंग हालांकि अच्छा है, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है भाई। अगर आपको अब यामाहा में कुछ भी सर्विसिंग करवाना है या फिर कुछ भी करवाना है यामाहा के मेन सर्विस सेंटर से, प्रॉब्लम ज़्यादातर टाइम यही होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन बाद आपको स्कूटी लेके जाना पड़ता है सर्विसिंग के बाद। तो ये थोड़ा आप देख लें। लेकिन मैंने सुना है कि टीवीएस जो है, टीवीएस या फिर बजाज का सर्विस सेंटर इससे भी घटिया है। तो आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट दैट, बट मैंने सुना है, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। मैंने कभी बजाज या फिर टीवीएस का कोई भी बाइक या फिर स्कूटी नहीं चलाया, तो आई गेस दिस इज़ वेरी यूजुअल इन इंडियन मार्केट की सर्विसिंग उतना अच्छा नहीं मिलता है आफ्टर बाइंग। तो कंपनी को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा वेटिंग टाइम को डिक्रीज करने का तरीका निकालना चाहिए ताकि सर्विसिंग के लिए इजी रहे। हालांकि हर एक स्कूटर का अच्छा बुरा एक राइडर डिफाइन करता है, और हर एक चीज़ का खराब अच्छा ही सब कुछ है। अभी बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि यूबीएस है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम यूबीएस है, लेकिन ज़्यादातर स्कूटर में या फिर बाइक्स में आजकल एबीएस आने लगा है, लेकिन इसका ब्रेकिंग सिस्टम यूबीएस है, जो कि यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर आप डिस्क ब्रेक दबाते हो तो इसका 70%, इसका 30% एक साथ दबेगा, अगर ये दबाते हो तो ये भी दबेगा। तो इसमें इश्यूज कुछ नहीं है, सेफ्टी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है। अभी आ चुका है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि एबीएस है, जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या होता है। लेकिन वो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रेक को धीमे धीमे बार बार क्लीपर्स पकड़ता है, तो उसमें क्या होता है, चक्का लॉक नहीं होता, जिसमें इसमें हो जाता है चक्का लॉक। तो यही एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ब्रेकिंग सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस स्कूटी को ले सकते हो। हालांकि मैं कंपनी को कहूँगा कि प्लीज़ अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करें ताकि सेफ्टी बनी रहे। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि यार मैं और वीडियोस बना पाऊँ एंड मोटिवेशंस आते रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँ एंड थोड़ा सा सपोर्ट बना रहे। तो इसलिए आप अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जो भी अच्छे वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इस तरह के मैं अपलोड करता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग। बाय।